खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर DMT इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। बांदा में एक पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और दरअसल होली का त्योहार को लेकर महिला अपने मायके पहुंची थी और जहां महिला के जीजा ने रंग डाल दिया, जिसको लेकर लगातार पति पत्नी के साथ मारपीट करता था और पीड़िता महिला की छोटी बच्ची ने मीडिया को इसकी पूरी जानकारी दी। कहा कि पापा के साथ दादी ने मिलकर मां को छत से फेंक दिया और घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के किलेदार पूर्वा की है। बांदा से आपको खबर बता रहे हैं जहां एक पति के जरिए पत्नी को मौत के घाट उतार दिया गया। दरअसल होली का त्योहार को लेकर महिला अपने मायके पहुंची थी, जहां महिला के जीजा ने उस महिला पर रंग डाल दिया और जिसको लेकर लगातार पति और पत्नी के साथ मारपीट करता था। पीड़िता महिला की छोटी बच्ची ने इसकी पूरी जानकारी मीडिया को दी। कहा कि पापा के साथ दादी ने मिलकर मां को छत से फेंक दिया और घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के किलेदार पूर्वा की है, जहां पर एक पति के जरिए पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। मामूली विवाद को लेकर यह मारपीट हुई थी। बांदा से आपको खबर बता रहे हैं जहां पति के जरिए पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल होली त्योहार को लेकर महिला अपने मायके पहुंची थी और जहां महिला के जीजा ने रंग डाल दिया और जिसको लेकर लगातार पति पत्नी के साथ मारपीट करता था। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता साकेत फोन लाइन पर जुड़े हैं। साकेत, एक पति के जरिए पत्नी की हत्या कर दी गई, क्या कुछ पूरा मामला है? साकेत, मेरा सवाल ये था कि बांदा में एक पति के जरिए पत्नी की हत्या कर दी गई, क्या कुछ पूरा मामला है? मैं आपको बता दूं ये घटना देर रात की है शहर कोतवाली की, जो कि शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक किलेदार का पूर्वा है मजरा, वहाँ की रहने वाली एक महिला है। उसके ही दरिंदे पति ने उसको जान से मारने के उद्देश्य से छत से नीचे फेंका था और इस कार में उसकी माँ भी उसके साथ में थी। जैसा कि जिला अस्पताल में जब उसे भर्ती करवाया गया तो उसकी छोटी बच्ची जो कि 5 साल की है, उसने मीडिया को बयान देते हुए बताया कि मेरे पापा और मेरी दादी के द्वारा मेरी मां को फेंका गया है। हैरानी की बात है कि एक तरफ जहां महिला प्रकरण को लेकर संजीदगी बरत रहे हैं, वहीं ये कारनामा सामने आया है। लेकिन इस घटना की वजह क्या रही, उस महिला ने बताया कि होली को 17 मार्च को अपने मायके गई हुई थी और उसके जीजा ने उसको रंग डाल दिया, जिस दिन से लेकर के उसका पति लगातार उसके साथ मारपीट करता रहा है। जी साकेत, ये बताइए कि आरोपी पति के खिलाफ पुलिस की क्या कार्रवाई देखने को मिली है? अभी आरोपी पति फरार चल रहा है। पुलिस के द्वारा अभी संबंधित घटना के प्रति जानकारी जो है ली जा रही है, जांच प्रक्रिया चालू है। जिस संबंध में पुलिस के द्वारा जो है संबंध में जानकारी लेने की हम लोगों ने बात की और संपर्क भी साधा तो उन्होंने बताया कि जांच चल रही है, जांच उपरांत कार्रवाई की जाएगी। चलिए साकेत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। ऊपर से फेंक दिया है छत से। किसने फेंका है? आप पति ने, उसकी माँ थी वहीं, उसके माई मामा लड़का था उसका, माई थी वहीं ऊपरी छत में। नाम क्या है आपका? मेरा रामदेव। रामदेव, विवाद का कारण क्या है, किस वजह से? होली से लड़ाई मचा रहे हैं साहब, 17 तारीख। क्यों लड़ क्यों रहा है? बस मायके लवा के गया था, वहाँ पे जीजा ने रंग डाल दिया, बस इतना विवाद है। आपके जीजा ने आप बात करेंगे इटावा की। इटावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने खुले तौर पर अपनी नाराजगी का इजहार किया है। लखनऊ से वे सीधे इटावा पहुंचे और यहां एक कार्यक्रम में उनका दर्द झलक उठा
उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए रामायण और महाभारत के चरित्रों का उदाहरण दिया और साथ ही कहा कि हमें हनुमान की भूमिका याद रखनी चाहिए क्योंकि उन्हीं की वजह से राम युद्ध जीत सके थे। बता दें कि शिवपाल यादव इटावा में भागवत कथा में शामिल हुए और शिवपाल सिंह यादव केवल यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि भगवान राम का राज तिलक होने वाला था लेकिन उनको वनवास जाना पड़ा। इतना ही नहीं, हनुमान जी की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण थी क्योंकि अगर वे नहीं होते तो राम युद्ध नहीं जीत पाते। दिल्ली से सटे गाजियाबाद की तहसील में अचानक उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब अचानक ही नायब तहसीलदार के दफ्तर में भीषण आग लगी। शुरुआती दौर में मौजूद लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया लेकिन देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे कार्यालय में अपनी चपेट में ले लिया और जिसके बाद वहां रखे जरूरी दस्तावेज जलकर राख हो गए। आनन फानन में इसकी सूचना स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। सूचना के आधार पर दमकल विभाग की टीम गाड़ी मौके पर पहुंची। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को सुबह जैसे ही सब लोग अपने दफ्तर पहुंच रहे थे, इसी दौरान अचानक ही गाजियाबाद की तहसील परिसर में स्थित नायब तहसीलदार के दफ्तर में धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। आसपास के लोगों ने देखा तो दफ्तर के दस्तावेजों में आग लग रही थी और शुरुआती दौर में मौजूद लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया लेकिन देखते ही देखते कागजी दस्तावेज रखे होने के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और इसकी सूचना स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और दफ्तर में रखे दस्तावेजों को बचाने का प्रयास किया और कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की 3 गाड़ियों के माध्यम से आग पर काबू पाया गया। इसी दौरान किसी के हताहत होने की सूचना तो नहीं मिली है लेकिन तहसील में तमाम आवश्यक दस्तावेज जलकर पूरी तरह से जलकर राख हो चुके हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजीत फोन लाइन पर जुड़े हैं। अजीत, नायब तहसीलदार के दफ्तर में आग लगने की खबर सामने आई, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए मैम, ये दिल्ली से गाजियाबाद तहसील में अचानक से उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब अचानक से नया तहसीलदार के दफ्तर में भीषण आग लग गई। शुरुआती दौर में मौजूदा लोगों ने आग काबू पाने का काफी प्रयास किया लेकिन देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। उसके बाद पूरे कार्यालय को अपनी चपेट में आग ने ले लिया। इसके बाद वहां रखे जरूरी दस्तावेज जलने लगे। आनन फानन में इसकी सूचना जो है वो स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल के कार्यकर्ता जो टीम है उन्होंने काफी मशक्कत के बाद आग पर जो है वो काबू पाया। इसके बाद अभी बता दूं मैं कि हाल की जानकारी वहां पर जो है कि दस्तावेज जितने हैं वहां पर वो सभी जल के खाक हो चुके हैं। जिसके बाद अभी ये नापा जा रहा है कि कितना जो है वो कागज जो वगैरह जरूरी जो कागजात है वो किस तरीके से नुकसान है और कितनी भरपाई उसकी अभी नहीं हो पाई है, वो देखने वाली बात है। चलिए अजीत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। बात करेंगे गोंडा की। गोंडा के बरगांव चौकी क्षेत्र में बहराइच रोड पर लगे ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगी। थोड़ी देर बाद ट्रांसफार्मर में अचानक आग ने रूप ले लिया। दूर दूर तक धुएं के बादल छा गए। फुटपाथ पर लगी दुकानों को भी आग की लपटों में अपनी जद में ले लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने इसकी पूरी सूचना फायर विभाग को दी और पुलिस और स्थानीय निवासियों ने आनन फानन में आसपास की टंकी से पानी निकालकर ट्रांसफार्मर में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने कुछ ही देर में कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पा लिया। आपको बता दें कि गोंडा के बड़गांव चौकी क्षेत्र के बहराइच रोड पर लगे ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। थोड़ी देर बाद में ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगने से दूर दूर तक धुएं के बादल छा गए। बताया जा रहा है कि फुटपाथ पर लगी दुकानों को भी आग की लपटों ने अपनी जद में ले लिया और मौके पर पहुंची पुलिस ने इसकी पूरी सूचना फायर विभाग को दी और पुलिस और स्थानीय निवासियों में आनन फानन में आसपास की टंकी से पानी निकालकर ट्रांसफार्मर में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सतीश फोन लाइन पर जुड़े हैं। सतीश, अचानक से ट्रांसफार्मर में आग लगने से हड़कंप का माहौल बन गया, क्या कुछ पूरी खबर है?
जी बिल्कुल, आपको बता दूं गोंडा से बरगामा चौकी से बहराइच रोड पर अचानक आग लग गई। चौकी में आग लगने से काफी लोगों में दहशत का माहौल भी रहा। आग पर काबू भी नहीं पाया गया है, लेकिन जो गाड़ी फायर ब्रिगेड की आई और उसके बाद बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सतीश, ये बताइए कि फुटपाथ पर दुकानें भी थी, क्या उनको दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है? नहीं, अभी तो ऐसा कोई मामला सामने नहीं आ रहा है। हालांकि जो आग लगी है उसमें ऐसी संचार लगाई जा रही है, फिलहाल ऐसी अभी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए सतीश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। इंदौर में मरहम जनाब हाजी निवासी यूनिस दस्तक साहब की याद में उनके इसाले सवाब के लिए नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड और आशादीप परिवार द्वारा धार रोड ग्रीन पार्क कॉलोनी में आंखों की निःशुल्क जांच और निःशुल्क चश्मा वितरण किया गया। जांच में जिन लोगों को मोतियाबिंद की शिकायत है, शीघ्र ही उनके ऑपरेशन कराया जाएगा और शहर काजी इसरत अली साहब दस्तक फाउंडेशन के चीफ जनाब सलीम दस्तक साहब, डॉक्टर शरद पंडित क्रिश्चियन एसोसिएशन के विश्व चाको पूर्व डीसीपी रवि अतरोलिया, डॉक्टर सिंह और डॉक्टर बजाज शेख सफ़ी, समाजवादी जाकिर खान ने अपना अमूल्य योगदान दिया और इसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों के कैंप पर पहुंचकर कैंप का फायदा उठाया और अपनी आंखों की फ्री जांच करवाई। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वाजिद अली फोन लाइन पर जुड़े हैं। वाजिद अली, एक कैंप का आयोजन किया गया, क्या कुछ पूरी खबर है? जी बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बताना चाहूंगा, इंदौर शहर में लगातार अलग अलग तरह के कैंप लगाए जा रहे हैं, तो उसी क्रम में यहाँ पर आंखों की निःशुल्क जांच का तस्वीर वितरित किए गए कैंप लगाया गया। और यह कैंप समाज सेवी जाकिर खान ने लगाया था और उन्होंने बताया कि यह कैंप उन्होंने अपने मरहूम जनाब हाजी यूसुफ दस्तक साहब की याद में लगाया गया, जिसमें नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड एंड आशादीप परिवार द्वारा धार रोड ग्रीन पार्क कॉलोनी में आंखों की निःशुल्क जांच एवं निःशुल्क चश्मे के वितरण किए गए और यहाँ पर लोगों के मोतियाबिंद के भी ऑपरेशन के लिए आगे उनको पहुंचाया जाएगा और वो भी निःशुल्क किए जाएंगे। जी चलिए वाजिद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। अभी 2 साल का जो समय था लगभग, ये कोरोना की वजह से जो है लोगों की आर्थिक स्थिति भी, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी बहुत कठिनाइयों का दौर रहा। अब हमने जो है इसके लिए कहा है कि ये जो लोग तकलीफ में हैं, खास करके जो आंखों की बीमारी या कोई अन्य तरह की भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, तो आज डॉक्टर्स की टीम आई है। तो राष्ट्रीय नेत्र सुरक्षा परिषद एक संस्था और उसके साथ आशादीप सेवा प्रकल्प ट्रस्ट, तो ये दोनों मिलकर आज यहाँ जितने भी रोगी आए हैं उनको जो है आज यहाँ देखेंगे, परीक्षण करेंगे। परीक्षण करने के बाद उनको जो है निःशुल्क सब डॉक्टर्स अपनी सेवाएं देंगे, परामर्श देंगे। यदि आवश्यकता है तो यहाँ से उनको दवाइयाँ भी दी जाएंगी या दवा। देखिए, आज जनाब मरहूम हाजी यूनिस दस्तक की याद में उनके साले सवाब को लिए नेशनल एसोसिएशन एवं आशादीप परिवार की ओर से यहाँ निःशुल्क आंखों की जांच का कैंप लगाया गया है। इसमें समस्त ग्राम पंचायत बाग के रहवासी के साथ साथ अन्य क्षेत्र से भी लोग यहाँ पर आकर अपनी आंखों की जांच करवा रहे हैं। इसमें आंखों की जांच के साथ साथ यहाँ पर चश्मे का भी निःशुल्क वितरण किया गया है और इसके साथ मोतियाबिंद का भी ऑपरेशन आने वाले समय में किया जाएगा। मैं अपनी ओर से, दस्तक फाउंडेशन की ओर से और समस्त ग्राम पंचायत बाग की ओर से नेशनल एसोसिएशन एवं आशादीप परिवार के सभी सदस्यों को हार्दिक उनको शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक अच्छी पहल कर बाग। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इंदौर की। चमेली देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस इंदौर द्वारा सिट्रोनिक्स के 13वें संस्करण का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत रोबोटिक्स, मैकेनिकल मैनेजमेंट, सिविल, फार्मेसी, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट की 50 विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया गया। प्रथम दिन देश के विभिन्न राज्य गोवा, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान से लगभग 3000 प्रतिभागियों ने भाग लिया और अंतिम दिन भारतीय संस्कृति पर आधारित फैशन शो और वैंड वॉर प्रतिस्पर्धा मुख्य आकर्षण के केंद्र रहे।
इस साल आयोजन में कुछ 3 लाख की इनामी राशि का वितरण किया गया और इस प्रतियोगिता के विजेता का चयन विभिन्न प्रतियोगिता में अर्जित अंकों के आधार पर किया जाता है और रोलिंग ट्रॉफी प्रदान की जाती है। इस साल चमेली देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इंदौर विजेता रहा है। परंपरा अनुसार अगर विजेता मेजबान संस्था रहता है तो रोलिंग ट्रॉफी उप विजेता टीम प्रदान की जाती है। इस साल ओरिएंटल यूनिवर्सिटी इंदौर उप विजेता रही है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वाजिद अली फोन लाइन पर जुड़े हैं। वाजिद, सिट्रोनिक्स के 13वें संस्करण का आयोजन किया गया, क्या कुछ पूरी खबर है? जी प्रियंका, मैं आपको बताना चाहूंगा, यह आयोजन चमेली देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया, जो लगातार 13वें वर्ष किया जा रहा है। अभी कोरोना काल की अगर बात की जाए तो 2 वर्षों में नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ 13वां संस्करण का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 3000 प्रतिभागियों ने भाग लिया। और इस वर्ष का जो आयोजन था, इसमें कुल 3 लाख की इनाम राशि का वितरण भी किया गया। और इसमें अगर हम प्रतिभागियों की बात करें तो पूरे देश से तकरीबन अलग अलग प्रदेशों से, जैसे कि गोवा, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ये अलग अलग प्रदेशों से लगभग 3000 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया, जिसमें अलग अलग तरीके के आयोजन किए गए। और भारतीय संस्कृति पर आधारित फैशन शो और बैंड वॉर प्रतिस्पर्धा मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। और इस वर्ष आयोजन का कुल 3 लाख रुपए का इनाम वितरित किया गया। जी चलिए वाजिद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। सर, ये सिट्रोनिक्स जो पूरा महोत्सव है, इसमें कुल मिला के हम ये कोशिश करते हैं कि छात्रों की बहुमुखी प्रतिभा का विकास हो और साथ ही साथ में यहाँ के जो कल्चर है उसको भी बाहर के प्रदेश से जो छात्र आए हैं वो आए, समझें और हमारे छात्रों के साथ में इंटरेक्ट करके अपने स्तर को उनके स्तर के बराबर लाने की कोशिश करें। इस बार जो है 6 से ज़्यादा राज्यों से हमारे पास में छात्र आए हैं, जिनकी संख्या कम से कम 500 से 700 के बीच में है। मूल रूप से जैसे अभी हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव जी ने बताया कि ये 13वां संस्करण है इस पूरे उत्सव का। इसको हम उत्सव की तरह पूरा आयोजित करते हैं और इसमें 50 से ज़्यादा इवेंट्स जो हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि केवल तकनीकी ही इवेंट्स रखे गए, टेक्नोलॉजिकल इवेंट रखे गए। शुरू में जब हमारा कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज, तब मूल रूप से ये टेक्नो फेस्ट हुआ करता था। अब इसको टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट हमने किया है, जिसमें तकनीक, मैनेजमेंट और मूल रूप से फार्मेसी से संबंधित इवेंट, न केवल बहुत ज़्यादा इसको तकनीकी बनाने का हमने प्रयास किया है। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा सिट्रोनिक्स जो है ये 13वां एडिशन है इसका। ये हमारा टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट है, जो कि हमने 25 और 26 मार्च को हम लोगों ने रखा था। इसमें हम लोगों ने टोटल हमारे 50 इवेंट से ज़्यादा इवेंट्स हैं हमारे पास। 6 राज्यों से हमारे पास दूसरे कॉलेज के बच्चे आए हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और टोटल जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन है वो हमारे पास 3000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कल की डेट में हुए थे, जिसके लिए आज भी हमारे पास रजिस्ट्रेशन डेस्क लगी हुई है गेट पर, जिससे दूसरे बच्चे आके रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। तो अभी का जो मेरे पास डेटा कलेक्टेड हुआ है, टोटल 3700 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं आज की तारीख तक। इसमें हम लोग के अलग अलग विभिन्न इवेंट्स हैं, इसमें टेक्निकल और मैनेजमेंट के भी इवेंट्स है और कुछ बच्चों के मनोरंजन के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एंटरटेनमेंट के इवेंट्स भी रखे हैं। घर पे ही रहे, ऑनलाइन सारी चीज़ें होती रही, तो उनका फिजिकल विकास रुक गया था। लेकिन जब ये टेक्नो इवेंट चालू हुआ तो बच्चों ने अति उत्साह से इसमें भाग लेना चालू किया और वो उनके फिजिकल विकास में हेल्प कर रहा है। क्योंकि जो स्टूडेंट हैं वो 2 साल से घर पे थे, लेकिन अभी जो प्रैक्टिकल भी ऑनलाइन करे जा रहे थे, लेकिन जब ये टेक्नो मैनेजमेंट इवेंट चालू हुआ तो जो उन्होंने सीखा था उसको रियल टाइम में करके दिखा रहे हैं। और अल्टीमेटली ये रियल टाइम में जब कर रहे हैं तो उनका रियल डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। और ये इसका 13th वर्जन है सिट्रोनिक्स का। और सिट्रोनिक्स मीनिंग होता है, C स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर साइंस, IT के लिए होता है, IT, फिर देन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सिट्रोनिक्स इस तरह से हमने इसका नाम रखा गया है। 2008 में इट हैज़ स्टार्टेड और ये इसका 13th वर्जन अभी हो रहा है। तो ये इवेंट जो है अभी क्योंकि कोविड के बाद 2 साल के गैप के बाद हो रहा है और इसमें 50 इवेंट रखे गए हैं और अभी इसकी ड्यूरेशन 2 डेज़ की है, 25 और 26। यूजुअली ये मोर देन 2 डेज़ होता है।